साल था 1971, महीना था दिसंबर का। पाकिस्तानी जनरल नियाजी को पूरा यकीन था कि पूर्वी पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक देगा। इसलिए नहीं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के पास सेना कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि बंगाली कायर होते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनकी ये सोच कहीं अचानक से नहीं आई थी। ये बात उन्हें सिखाई गई थी, बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत, लिखित रूप से और संस्थागत तरीके से। लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई। सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई के बाद ढाका में 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। अब सवाल है कि नियाजी को किसने सिखाया कि बंगाली कायर होते हैं? ये अहम कहाँ से आया? ये थॉट कि कुछ लोग जन्म से लड़ाकू होते हैं और कुछ जन्म से कायर, ये वाला जहर आखिर किसने घोला? इस सवाल का जवाब एक थ्योरी में छिपा है, द मार्शल रेस थ्योरी। ये वो जहर है जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने भारत की नसों में उतारा। एक इंसान को दूसरे से श्रेष्ठ और हीन बताया गया। आज भी इस पहचान का असर देखने को मिलता है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये मार्शल रेस की थ्योरी है क्या? ये आई कहाँ से? क्यों अंग्रेज़ों ने इस थ्योरी को अपनी सेना पर लागू किया और इसका अंजाम क्या हुआ? आखिर कैसे इस एक खेल ने भारतीयों को ही भारतीयों का दुश्मन बना दिया? ये जंग तलवारों की नहीं थी, ये परिभाषाओं की जंग थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे? कभी आपने सोचा है कि हमारी इंडियन आर्मी में गुरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है और मद्रास रेजिमेंट है, लेकिन कोई बंगाल रेजिमेंट या यूपी रेजिमेंट या झारखंड रेजिमेंट क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक ऐसी साजिश में जिसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए गढ़ा था। और इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 200 साल पहले। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया, तब इनकी सेना में भारतीयों का अच्छा खासा रेशियो होता था। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लगभग 80 से 90% सेना भारतीय सैनिकों से बनी हुई थी। ये सारी बातें 1857 से पहले की हैं। इस दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें 3 हिस्सों में बटी हुई थी: बंगाल प्रेसिडेंसी आर्मी, मद्रास प्रेसिडेंसी आर्मी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी आर्मी। इन तीनों ही आर्मी का नेचर बिल्कुल अलग अलग था। मद्रास आर्मी के कमांडर जनरल हैरिस का एक क्लियर कट मानना था कि एक अच्छा सैनिक जाति से नहीं बल्कि अनुशासन और कड़ी ट्रेनिंग से बनता है। 1839 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस बात के गवाह हैं कि मद्रास आर्मी हर जाति, हर बैकग्राउंड के लोगों को भर्ती करती थी। वहाँ कोई लड़ाकू या गैर लड़ाकू नस्ल थी ही नहीं। लेकिन नॉर्थ में आर्मी को लेकर नज़रिया बिल्कुल अलग था। अंग्रेज अधिकारियों को अवध के राजपूत और भूमिहार ब्राह्मण पसंद थे। लंबा चौड़ा कद, समाज में ऊंचा रुतबा। अंग्रेजों को लगा यही असली सैनिक है। धीरे धीरे बंगाल आर्मी इन्हीं अपर कास्ट लोगों की फौज बन गई। 19वीं सदी तक आते आते ये आर्मी बहुत ही एकजुट और कल्चरल रूप से एक जैसी फोर्स बन गई। लेकिन यहाँ पर एक आयरनी भी थी। हिंदू शास्त्रों में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। अंग्रेजों के सीधे तर्क के हिसाब से सेना में क्षत्रिय होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इनको जनजात योद्धा माना जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को भी सेना में भरा। समाज में अपना स्टेटस हमेशा ऊंचा रखने वाली इन जातियों को जब सेना में खाई खोदने को कहा जाता तो वो साफ मना कर देते। मिट्टी का काम उनकी नज़र में निचले तबके का काम था। बंगाल आर्मी में हिंदुस्तानी ज़ात की गैरत हावी थी, यानी कि कास्ट का फैक्टर बहुत हाई था। जबकि बॉम्बे आर्मी में बॉम्बे पलटन की गैरत चलती थी, यानी कि यहाँ पर जो यूनिटी थी वो पलटन की यूनिटी थी। युद्ध के मैदान में इस जातिगत अहंकार ने अफसरों को आगे चलकर बहुत बड़ा झटका दिया। अंग्रेज़ों ने इन ऊंची जातियों का अहंकार खुद पाला था और ये अहंकार उनके लिए महंगा साबित होने वाला था। 31 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। एनफील्ड P53 राइफल के कारतूस और उनमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह के चलते इन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया, जिसके चलते इन्हें फांसी भी हुई। हालांकि ये अफवाह बस एक चिंगारी थी, असली बारूद कहीं और था। इस अफवाह से बंगाल आर्मी में जो कल्चरल यूनिटी थी वो अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। 1857 से पहले बंगाल आर्मी की रेगुलर इन्फेंट्री में 83,946 सैनिक थे, जिनमें ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू शामिल थे। इनमें से लगभग 70,000 सैनिकों ने विद्रोह किया था। दिल्ली, कानपुर, झांसी, इन सब जगहों पर विद्रोह फैलता गया। अंग्रेज़ों को पहली बार अपने साम्राज्य के डूबने का डर सताया। इस क्राइसिस के टाइम पर अंग्रेज़ों ने किन पर भरोसा किया?
सिखों पर और पश्तूनों पर, इसके साथ साथ नेपाल के गोरखाओं पर। ये वो लोग थे जो या तो बंगाल की अपर कास्ट सिपाहियों से पुराना हिसाब रखते थे, क्योंकि सिखों को हराने के लिए अंग्रेज़ों ने इन लोगों का इस्तेमाल किया था, या फिर वो लोग जिनका मुगल सत्ता से कोई लेना देना नहीं था। सिखों के लिए ये अलग इक्वेशन थी। 1845 और 1849 के एंग्लो सिख जंगे हारने के बाद सिख एम्पायर ख़त्म हो चुका था, लेकिन 1857 में जब अंग्रेज़ों को हेल्प चाहिए थी तो सिख सैनिकों ने उनका साथ दिया। दिल्ली को दोबारा जीतने में इन सिखों की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने एक बात अपने दिल में गांठ बांध ली, किसी भी हाल में इंडियन सोल्जर्स एकजुट नहीं होने चाहिए, नहीं तो ब्रिटिश एम्पायर नहीं टिक पाएगा। सर जॉन लॉरेंस ने खुलकर लिखा कि बंगाल आर्मी की भाईचारे की भावना असली खराबी थी। इसके बाद 1859 में जोनाथन पील कमीशन बना। इसने ऑफिशियली एक नया सिद्धांत लागू किया, बैलेंस का सिद्धांत, यानी एक जाति की फौज दूसरी जाति की फौज के सामने रखो ताकि कोई एकजुट ना हो पाए। बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने बेशर्मी से रोमन एम्पायर का हवाला देते हुए लिखा, बांटो और राज्य करो, हमारा मुख्यमंत्र होना चाहिए। इन्हीं डिबेट्स के बीच से आता है वो शब्द जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमती है, मार्शल रेस थ्योरी। सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी अंग्रेज़ों की गढ़ी हुई थी। इसका दावा था कि कुछ खास जगहों पर और कुछ खास एथनिक ग्रुप जैसे कि सिख और पश्तून, ये लोग जन्म से ही युद्ध के लिए बने हैं। इनमें बहादुरी, वफादारी और दर्द सहने की क्षमता इनके खून में होती है। और बाकी भारत, खासतौर पे दक्षिण भारत और ईस्ट में ये जो लोग हैं ये कायर हैं और ताना हैं। सर हर्बर्ट होप रिस्ले जैसे लोगों ने लोगों की नाक और खोपड़ी नापकर यह साबित करने की कोशिश की कि आर्यन खून और ठंडा मौसम मिलकर बेहतर योद्धा बनाते हैं। जॉर्ज मैकमन की किताब भी इसी आधार पर लिखी गई थी। अब इसमें कोई साइंस नहीं थी, ये बहुत ही घटिया लेवल की पॉलिटिक्स थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जाति को नस्ल के बराबर मान लिया और भारतीय समाज में जो जाति की लिक्विडिटी थी यानी तरलता थी उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी कि जाति तब तक इतनी रिजिड नहीं थी, समाज का ढांचा फ्लूइड था। यहाँ काम और ताकत के दम पर आपकी पहचान फिर भी ऊपर उठ सकती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस फैक्ट को इग्नोर ही कर दिया। इतिहासकार जेफरी ग्रीनहर्ट ने इस थ्योरी की चालाकी को बहुत सटीक तरीके से पकड़ा है। उन्होंने लिखा कि इस थ्योरी में एक गजब का बैलेंस था। जो इंडियंस पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे उन्हें कायर बताया गया, और जो बहादुर बताए गए वो अक्सर अनपढ़ और पिछड़े थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अंग्रेज़ों को असल में दिमाग वाले योद्धा नहीं चाहिए थे, उन्हें हुक्म मानने वाले किसान चाहिए थे। जो पढ़ा लिखा था वो सवाल करेगा, जो अनपढ़ था वो हुक्म मानेगा। उनका सीधा सा फंडा यही था। 1885 में फील्ड मार्शल लॉर्ड रॉबर्ट्स ऑफ कंधार भारत के कमांडर इन चीफ बने। इसी शख्स ने इस सोच को एक ठोस रूल में बदल दिया। इसने सेना को पूरी तरह से धर्म और जाति के आधार पर जातीय रेजिमेंट्स में बांट दिया। सिर्फ सिखों की रेजिमेंट, सिर्फ डोगरों की रेजिमेंट, और दूसरी तरफ साउथ इंडिया के तमिल, तेलुगुओं और बंगालियों को आधिकारिक दस्तावेजों में और ताना घोषित करके सेना से बाहर कर दिया गया। हालांकि जो ये सिख या पठान भरे जा रहे थे सेना में, इसके पीछे सिर्फ लड़ाकू होने का लॉजिक नहीं था, बल्कि रशिया के एक्सपेंशन का डर एक बहुत बड़ा कारण था। अंग्रेज़ों का मानना था कि नॉर्थ वेस्ट पासेस में रूसी हमले का सामना करने के लिए पंजाब की रेजिमेंट ही बेहतर तरीके से काम करेगी। अब यहाँ तक आप आ गए हैं तो आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मार्शल रेस का ये सिस्टम सिर्फ जातियों की लिस्ट तक सीमित नहीं था। कैप्टन एच बिंगले ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए क्लास हैंडबुक्स लिखी। ये किताबें आज भी लंदन के आर्काइव्स में मौजूद हैं। इन हैंडबुक्स में पंजाब के हर ज़िले की, हर तहसील की, यहाँ तक कि हर गांव की अलग अलग लड़ाकू हैसियत लिखी गई थी। जगरांव जैसे तहसीलों को बेहतरीन रेटिंग दी गई थी, और इससे भी आगे इन किताबों में लोकल मेलों और फेस्टिवल्स को भर्ती के मेन सेंटर्स की तरह लिस्ट किया गया था। रोशनी मेले जैसे कल्चरल फेस्टिवल्स में अंग्रेज अफसरों के लिए मिलिट्री कैंप बन गए थे। सोचिए, आपके गांव का मेला, आपका कल्चर, और वहाँ खड़ा एक अंग्रेज़ अफसर ये देखने के लिए नहीं आया है कि आपकी परंपराएं कितनी खूबसूरत हैं, बल्कि वो ये आंकने आया है कि यहाँ से युद्ध के लिए कितने टॉप लेवल के सिपाही मिल सकते हैं। ये एक बहुत ही डरावना सर्विलांस था, एक ऐसी अनपढ़ और आज्ञाकारी फौज बनाने के लिए जो बिना सवाल किए दुनिया भर में लड़े और मरे। 1857 के बाद पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर की तलवार की बाह कहा जाने लगा।
अंग्रेज़ों ने पंजाब में नहरें खोदी, उपजाऊ ज़मीनें बांटी गई, नई कैनाल कॉलोनीज बनाई गई, लेकिन ये ज़मीनें मिली किसे? ये सब उन्हें मिला जो पीढ़ियों से अंग्रेज़ी फ़ौजों में जाते थे। किसान को ज़मीन चाहिए तो बेटे को फ़ौज में भेजना होगा। लेकिन इन सब के अलावा एक दूसरी साइड भी है जिसे अक्सर छिपा लिया जाता है। भारतीय सिर्फ अंग्रेज़ी ब्रेन वॉश के मूक शिकार नहीं थे। पंजाब और नॉर्थ इंडिया की एलीट क्लास यानी राजपूत, सिख और जाट सरदारों ने इस मार्शल टैग का एक्टिव सपोर्ट भी किया। उन्होंने अंग्रेज़ों की इस थ्योरी को खुशी खुशी गले लगाया, क्योंकि इसके बदले में उन्हें फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छी खासी पेंशन और समाज में ऊंचा रुतबा मिल रहा था। खुद को श्रेष्ठ मानने के इस ब्रिटिश झूठ का लोकल एलीट क्लास ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया। ये सिर्फ अंग्रेज़ों का बुना जाल नहीं था, बल्कि इसमें इंडियंस भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। एक तरह से एक ऐसा सर्कल बन गया जहां पर मिलिट्री सेवा और ज़मींदारी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए थे। इसका एक और पहलू भी है जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। अंग्रेज़ों ने पहले ब्रिटिश लड़ाकू पहचान का फ़ायदा तो उठाया, लेकिन साथ ही उनकी ऐतिहासिक पहचान को भी ब्रिटिश यूनिफॉर्म में बदल दिया। अकाली सिख एक चक्र कैरी करते थे, ये उनका ट्रेडिशनल हथियार हुआ करता था। ये एक बहुत तेज़ धार स्टील की रिंग थी जिसे घुमा कर फेंका जाता था। लेकिन ब्रिटिश आर्मी में आने के बाद इस घातक हथियार को सिर्फ पगड़ी पर लगाने वाले एक कैप बैज की तरह सीमित कर दिया गया। इसी तरह से सिखों की खुली दाढ़ियों को राइफल के मैकेनिज्म में फंसने से बचाने के लिए रोल करवाया गया। जो स्टाइल आज ब्रिटेन में सिख पहचान मानी जाती है, वो असल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ड्रेस कोड हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने सेना में भर्ती होने वाले हर सिख के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का पाहुल संस्कार लगभग कंपलसरी कर दिया। इस संस्कार में होता यह था कि ये संस्कार जो कर लेता था वो सिख खालसा का सदस्य बन सकता था। अंग्रेज़ों ने जब इस संस्कार को कंपलसरी किया तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मजहबी सिख जो ऐतिहासिक रूप से सफाई का काम करते थे, वो भी खालसा बनकर फ़ौज में आ सकते थे। यहाँ इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि अंग्रेज इस तरह से कोई सामाजिक सुधार नहीं कर रहे थे। वो केवल मजहबी सिखों को उनकी सामाजिक पहचान से काटकर एक बहुत ही ख़ास ब्रिटिश सिख खांचे में फ्रीज कर रहे थे, ताकि वो अपनी जाति को भूल जाएं और सिर्फ अपने कम्युनल प्राइड और ब्रिटिश हुक्म के लिए लड़ें। नागरिक समाज में उनकी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया था। आर्मी से अलग हटकर अगर देखें तो उनकी सिचुएशन वैसी ही थी जैसे पहले थी। अब सिख, पठान और जाट ये सब अच्छे खासे लंबे चौड़े लोग होते थे, तो क्या मार्शल रेस में सिर्फ वही लोग आ सकते थे जो लंबे चौड़े थे, या इस रेस की थ्योरी में भी कुछ घालमेल था? दोस्तों, अगर मार्शल रेस थ्योरी सच होती, अगर सच में खून, कदकाठी और आर्यन जेनेटिक्स बहादुरी तय कर रही होती, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। पंजाब के सिखों की एवरेज हाइट होती थी 5 फुट 10 इंच से लेकर 6 फुट 1 इंच, और नेपाल के गोरखाओं की मुश्किल से 5 फुट 3 इंच। गोरखे आर्यन भी नहीं थे। इन सब के बावजूद लॉर्ड किचनर ने नेपाल दरबार में जाकर कहा, गोरखा हमारी सबसे बेहतरीन फौज है। 1858 में डनलप ने गोरखाओं को छोटी कदकाठी, गठीले शरीर और टार्टर नैन नक्श वाला बताया। अंग्रेज़ों ने भारत में गोरखाओं की इमेज बिल्कुल वैसे ही गढ़ी जैसे वो ब्रिटेन में स्कॉटिश हाईलैंडर्स की लड़ाकू छवि गढ़ चुके थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास बताता है कि मार्शल रेस की थ्योरी शुरू से ही एक झूठ थी। गोरखे अंग्रेज़ों के लिए इसलिए मार्शल थे क्योंकि वो 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। बात आर्यन खून की नहीं थी, बात सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी की थी। इस मार्शल रेस का असर भी देखने को मिला, खास तौर पर वर्ल्ड वॉर के दौरान। 1914 से 1918 के दौरान लाखों इंडियन सैनिक यूरोप के खंदकों में लड़ रहे थे। कीचड़ों में, चट्टानों पर, मेसोपोटामिया की रेत में ये लोग अपनी जान दे रहे थे। इन सैनिकों ने घर पर जो चिट्ठियां लिखी वो आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में सेफली रखी हुई हैं। इन खतों में इस थ्योरी की कड़वी सच्चाई दिखती है। राजपूत सैनिक लक्ष्मण सिंह ने 1918 में फ्रांस से लिखा, ये काम आसान है लेकिन सभी जातियां इसमें मिला दी गई हैं। हमें वो काम करना पड़ता है जो राजपूतों के लिए अपमानजनक है। अंग्रेज़ों ने जहर इतनी गहराई से उतारा था कि खंदक में भी जाति का अहंकार जिंदा था। वहीं दूसरी तरफ सिख सैनिक तारा सिंह का खत ब्रिटिश चालाकी का दूसरा पहलू दिखाता है। उन्होंने लिखा, हमारी कंपनी में 3 सिख हैं, 2 मुसलमान हैं, 2 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन हम सब एक ही मेज़ पर खाना खाते हैं। ये लंगर की परंपरा थी। अंग्रेज़ों ने सिखों की इसी परंपरा का खूब फायदा उठाया। जो सिख जाति की दीवारें तोड़कर साथ में खाना खा सकते थे, उनका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान हो गया था।
31 अक्टूबर 1914 को बेल्जियम के होलबेक में 129वीं बलूची सिपाही खुदादाद खान की मशीन गन पोजीशन पर जर्मनों ने भारी हमला बोला। उनके सभी 5 साथी मारे गए। वो जख्मी थे लेकिन अकेले गन चलाते रहे जब तक होश नहीं गया। उनकी बहादुरी ने ब्रिटिश लाइन को टूटने से बचाया। 7 दिसंबर 1914 को खुदादाद खान को विक्टोरिया क्रॉस मिला। वो पहले इंडियन थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया और वो उसी मार्शल जोन से थे जिसे अंग्रेजों ने बेहतरीन रेटिंग दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुल 11 भारतीयों को विक्टोरिया क्रॉस मिला। कोइंसिडेंटली ये लगभग सभी लोग उसी खास नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से आते थे। हालांकि कहानी तब बदल गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना बर्मा तक पहुंच गई। अंग्रेजों को अच्छी खासी मैन पावर चाहिए थी। मजबूरी में उन्हें वो करना पड़ा जो सदियों से नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों को अपनी आर्मी में उन लोगों को शामिल करना पड़ा जिन्हें उन्होंने सदियों से अछूत और कायर कह के दूर रखा था। इस तरह एक मजबूरी के चलते गठन होता है चमार रेजिमेंट का। बर्मा के जंगलों में कोहिमा की लड़ाई में इस रेजिमेंट ने जापानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। हवलदार भगत राम ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उन्हें मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया गया। लंदन के नेशनल आर्मी म्यूजियम में आज भी भगत राम का मेडल सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसे देखो तो उस पर भी चमार शब्द को खुरचने की कोशिश के निशान मिलते हैं। लेकिन जब 1945 में जंग खत्म हुई तो 1946 में अंग्रेज़ों ने इस रेजिमेंट को भी भंग कर दिया। दरअसल हुआ ये कि 1946 में इस रेजिमेंट के कई सैनिकों ने कैप्टन मोहन लाल कुरील की लीडरशिप में ब्रिटिश आर्मी से बगावत कर दी। ये लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज यानी INA में शामिल हो गए। अंग्रेज़ों ने इसे ब्रिटिश राज से सबसे बड़ी गद्दारी माना। चमार रेजिमेंट ने सिर्फ अंग्रेज़ों का भ्रम ही नहीं तोड़ा बल्कि उनकी सत्ता की नींव पर भी सीधा हमला किया था। उनकी इसी बगावत की सज़ा के तौर पर उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई और हमेशा के लिए इस रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। हालांकि जब ये सब कुछ हो रहा था, इतने बड़े लेवल के झूठ बोले जा रहे थे, तब इंडियन नेशनलिस्ट ने भी इस चालाकी को पकड़ दिया। उनका सीधा सवाल था कि अगर 6 फुट का सिख एक आदर्श योद्धा है तो 5 फुट 3 इंच का गोरखा अंग्रेज़ों का फेवरेट कैसे हुआ। मॉडर्न हिस्टोरियन हेदर स्ट्रीट्स बताती हैं कि अंग्रेज़ों ने मर्दानगी का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल की तरह किया। बंगाल की जो पढ़ी लिखी क्लास थी, जो पॉलिटिकल अधिकार मांग रही थी, उन्हें औरताना और कायर बताकर उनकी आवाज़ को दबाया गया। इतिहासकार तान ताई योंग साफ कहते हैं कि पंजाब का मिलिट्राइजेशन कोई कल्चरल घटना नहीं थी, ये एक ज़बरदस्ती थोपा गया आर्थिक मॉडल था जिसने पीढ़ियों को युद्ध का कच्चा माल बना दिया। ईडन कमीशन ने मद्रास आर्मी का साइज सिर्फ ये कहकर घटा दिया कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत एवरेज है। इस कटौती को सही ठहराने के लिए बाकायदा ये कुतर्क गढ़ा गया कि उत्तर के रंगरूट गोरे रंग के हैं और गेहूं खाने वाले हैं, इसलिए वो बेहतर हैं। इसके उलट उन्होंने अवध, बिहार और बंगाल के मैदानी इलाके के लोगों को चावल खाने वाली, चपटी नाक वाली और आलसी भीड़ कहकर खारिज कर दिया। इन सभी विवादों के बीच 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। हमारे देश ने 1949 में इस थ्योरी को लीगली खारिज कर दिया। नई नीति लागू हुई जहां देश के किसी भी कोने से किसी भी जाति का इंसान सेना में जा सकता है। हाँ, आज भी भारतीय सेना में जाट, सिख, डोगरा और राजपूत रेजिमेंट मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अब ये नाम सिर्फ ऐतिहासिक परंपरा के सम्मान के रूप में रखे गए हैं। आज इन रेजिमेंट्स में कोई भी भारतीय भर्ती हो सकता है और अब हमारी सेना किसी नस्लवादी थ्योरी पर काम नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश से कटकर जो पाकिस्तान बना, वहाँ ये थ्योरी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। पाकिस्तान के हिस्से में वो सेना आई जो लगभग 100% उसी मार्शल जोन से थी और वो मानसिकता भी आई इसके साथ जो अंग्रेज़ों ने पैदा की थी। 1971 में पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल हुई। उनके दिमाग में 100 साल पुरानी थ्योरी थी कि बंगाली तो कायर होते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। पढ़े लिखे और सवाल उठाने वाले लोगों को चुन चुनकर मारा गया, लेकिन बंगाली कायर तो नहीं थे। उन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाई, जंगलों में 9 महीने लड़कर दिखाया और 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने अपने 93,000 लोगों के साथ सरेंडर किया। ये 100 साल पुरानी झूठी लड़ाकू थ्योरी का सबसे करारा और ऐतिहासिक जवाब था। दोस्तों, पंजाबियों ने माना कि वो बेहतर है, बंगालियों ने माना कि वो कमज़ोर है, दक्षिण भारतीयों ने माना कि वो लड़ाकू नहीं है और इसी झूठे विश्वास ने 1971 में एक अमानवीय नरसंहार को भी जन्म दिया। ये जहर सिर्फ राजनीति का नहीं था,
ये जहर था हमारी पहचान का, हमारी मानसिकता का, ये तय करने का कि हम खुद को क्या मानते हैं। मार्शल रेस थ्योरी हमें सिखाती है कि अगर कोई ताकतवर सत्ता किसी झूठ को साइंस का चोला पहनाकर 100 सालों तक दोहराए तो एक दिन लोग अपनी ही सच्चाई भूल जाते हैं। जो इतिहास नहीं जानता वो उसी गलती को दोहराता है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग थे वो सारे अनपढ़ ही थे या जिस तरह की बातें थी। अंग्रेज़ों ने इस लॉजिक को अपने साथ लेकर चले वो कि जितने कम पढ़े लिखे लोग होंगे, जितनी क्लास में जितनी कम सवाल उठाने वाले लोग उनकी सेना में होंगे, वो लोग उनके ज़्यादा काम आ सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहीं से भी इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आर्मी का सम्मान नहीं कर रहा हूँ। आज हमारी इंडियन आर्मी बहुत ही सशक्त और पावरफुल है, उनका पूरा सम्मान है। हालांकि अंग्रेज़ों ने जिस मार्शल रेस थ्योरी के थ्रू हमारी सोसाइटी में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की, मैंने उसको कहीं ना कहीं कॉल आउट करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।